स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स होना, दो या दो से अधिक चीजों का मिक्स होना क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, इसका कुछ छोटा सा शॉर्ट में बता देती हूं ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स का यदि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर कुछ शॉर्ट में बोल रही हूँ कि जैसे ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है और ये नियोन है। क्लियर है? तो इसके अंदर ये एक बोरॉन फैमिली है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, इसके 4, इसका 5, इसके 6, इसके 7 और इसके 8। ये इनके है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे कोई भी एलिमेंट का सेंट्रल जो मेटल है उस सेंट्रल मेटल के अंदर उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये ही मैटर करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? तो ये बोरॉन फैमिली है तो बोरॉन फैमिली के अंदर देखिए कौन आता है? बैंगन, आलू, गाजर, है ना? इन थैला बोले तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, इसमें आता है काशी, गए, शंकर, पार्वती। कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये नाना पाटेकर, आर्सेनिक, सब भिखारी। ओ भाई साहब, है ना? नाना पाटेकर बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और ओए स्टाइल से टीपो। ठीक है, ये आपको सब चीजें मैंने क्लियर करवा दी है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आंटी आएगी, आपको बताया था ना। फिर कल बाहर आएगी आंटी। ठीक है, इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। क्लियर है? अब ये कौन सी गैसेस है? ये है नोबल गैसेस। इसमें क्या बोला? हेमा ने अर्जुन की जिंदगी रंग दी। दैट मीन्स ये क्या है? नोबल गैसेस जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसको कोई भी हाथ पाव मारने की जरूरत नहीं। ये सारे क्या है? ये सब बुके है। दैट मीन्स इनको सबको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स लेके ये किसके जैसा बनना चाहते हैं? नोबल गैसेस के जैसे। एस ब्लॉक का एलिमेंट्स, ठीक है, एल्काइली मेटल्स हो चाहे एल्काइली अर्थ मेटल्स हो, वो भी क्या चाहते हैं? दो इलेक्ट्रॉन में लूज कर दूं। वो लूज करना चाहते हैं, वो ऐसे डोनर की प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की रोल में रहते हैं। ठीक है, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बस आपको ये याद रखना है। क्लियर है? जो आपको आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। अब देखिए, अब अपनी कहानी है हाइब्रिडाइजेशन। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो उसके अंदर आपको ये पता है कि जैसे ऐसे लिख दिया 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे करके जितने भी एटॉमिक नंबर है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ये एक्चुअल में क्या है? ये 1, 2, 3 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं शेल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और ये क्या है? ये एस है, ये ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, जैसे अपने एक एटम को जूम आउट करते हैं तो उसके अंदर जो आउटर ऑर्बिट होता है वो क्या है? उसका एनर्जी लेवल है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने परसेंट होते हैं वो पर्टिकुलर उस एलिमेंट पे डिपेंड करता है। तो देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं कि भैया ये सेम होने चाहिए। बोले तो एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। सबसे मेन चीज है कि इनका ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये जैसे इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। ठीक है, इनका एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। मतलब ये एस ऑर्बिटल है, इसका शेप कुछ और होगा। ये पी ऑर्बिटल है, इसका शेप कुछ और है। बोले तो एस स्फेरिकल है, पी कैसा है? डम्बल शेप का है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं। जिनकी एस ऑर्बिटल्स की ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, फिर ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जैसे एस है, ये 2p है, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम हो सकती है। यदि मैं इसका और यदि 2p का करना चाहूं तो ये मिक्सिंग नहीं होगी। मतलब इनके एनर्जी लेवल सेम होने चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। क्लियर है?
देखिए हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, जैसे 2s और 2p, ठीक है, ये दो अलग अलग ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी क्या है 2, ठीक है, इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। और जो इन दोनों से दो या तीन से जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नया ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। जैसे ये s ऑर्बिटल है, आपको पहले ये चीज पता होना चाहिए कि जो s ऑर्बिटल है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। p ऑर्बिटल्स के अंदर कितने होते हैं, 3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और डी में कितने जा सकते हैं, डी के अंदर 5 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 10, एक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। दोनों की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों की स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। इसी तरह से एफ ऑर्बिटल के अंदर कितने आते हैं, 14, उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियर है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए ऐसे तो एस ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल अलग है, पी का अलग है, डी का अलग है, लेकिन जब ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और जैसे एस और पी मिला, जैसे एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, पी का कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है, कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है। तो जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, ये इंटरमिक्स हो गए, दोनों की अलग अलग एनर्जी थी, दोनों की एनर्जी अलग अलग थी, लेकिन जब ये मिक्स हुए तो इनका एनर्जी लेवल क्या हो गया, इनके एनर्जी लेवल सेम हो गया। अब इसको एस पी बोलेंगे, पहले एस अलग था, ठीक है, पी अलग था, लेकिन जब ये दोनों की एनर्जी मतलब लगभग सेम है, क्या लिखा, एटॉमिक ऑर्बिटल सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स, ये दोनों इंटरमिक्स हुई और उससे एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया जिसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ये sp ऑर्बिटल्स है, क्लियर है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअल में सही डेफिनेशन यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। अब देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीका है, ज्यादा कोई इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए और जो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सबसे पहले आपको जो सेंट्रल एटम है या उसका आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। सेंट्रल एटम कौन होता है, जो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर अकेला है, क्लियर है, वो सेंट्रल एटम हुआ, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम, कितने नंबर ऑफ एटम्स है जो उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कोई टफ नहीं है। अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए सबसे सिंपलेस्ट BF3, क्या है BF3। अब इसमें अकेला कौन है, जो अकेला मतलब जो सेंट्रल एटम कौन है, ऑब्वियसली जो एक होगा, एक कौन है, बोरोन। बोरोन की संख्या में कितना है, एक है, फ्लोरीन की संख्या में कितने हैं, 3 है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन हुआ, बोरोन हुआ, ठीक है। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, अभी आपको बताया था बोरोन फैमिली 3 से शुरू होती है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन के 4 5। एक चीज बता देते हैं, जैसे बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p1, यही होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट देखो सेम है ना, सेम एनर्जी के, देखो 2s and 2p, क्लियर है। अब देखिए इधर ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम बोरोन फैमिली के अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये क्या बोलता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बोरोन है, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं जुड़े हुए, इससे फ्लोरीन 3 जुड़ा हुआ है, 3 लिख दिया। कोई ऊपर चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब चार्ज नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 2,
अब कितना आया देखो, 3 3 6, 6 को अपन डिवाइड कर दे 2 से, ये 3 हो गए। अब देखिए इधर, तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स है, इसका मतलब एक एस ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर एक ही डब्बा है। एस के अंदर आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, लेकिन पी के अंदर कितने हैं, 2 है। ठीक है, इसका मतलब एक एस का और एक इसका जुड़ा है, एक पी, मतलब 2 पी के कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किए, 2 ने। तो इसका मतलब ये हो गए sp2, 2 और एक 3। ये देखो, ये जितनी संख्या में आ रहे हैं ना, उतने ज्यादा इसके अंदर ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये हो गया इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब पहले इसका देखो, s ऑर्बिटल की एनर्जी अलग थी, p की अलग थी, लेकिन दोनों जब मिक्स हुए तो उनकी सेम एनर्जी। तो अभी इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम प्लस माइनस चार्ज और डिवाइडेड बाई 2। कोई भी आप फॉर्मूला लेके आ जाइए और उसका हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेन चीज ये है कि एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। क्या क्या होता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मेन रोल किसका होता है, देखो एक होता है बॉन्ड पेयर और एक क्या होता है, लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड पेयर उसको बोलते हैं जो एक्चुअल में सेंट्रल एटम से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, उस सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर उसी से डिसाइड होता है, उसी के नंबर से, उसकी संख्या से वही स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा, वो होता है बॉन्ड पेयर। जो संख्या लोन पेयर कभी भी स्ट्रक्चर को बनाता नहीं है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है वो कभी भी स्ट्रक्चर की जो भी मॉलिक्यूल्स है उसकी ज्योमेट्री को तय नहीं करेगा। ज्योमेट्री को तय करने वाला कौन होता है, बॉन्ड पेयर, जिसको शॉर्ट के अंदर कैसे लिखते हैं, बीपी, और इसको लिखते हैं एलपी। क्लियर है, तो ये होता है बॉन्ड पेयर और ये होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर हमेशा ज्योमेट्री बनाने में यूज होता है, लोन पेयर ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं कर सकता। क्लियर है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ना, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, इसके लिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिनिमम जुड़ना जरूरी होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है, इसके अंदर मिनिमम कितने होंगे भाई, हाइब्रिड का मतलब तो यही है ना, मिक्स होना, तो उसके लिए अकेला तो नहीं हो सकता, मतलब मिनिमम 2 का मिक्स होना वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये 2, ठीक है, 3 4 5 6, इस तरह से हम करते जाएंगे। क्लियर है, और हाइब्रिडाइजेशन देखिए आप लोग कि 2 है, इसका मतलब एक तो एस है, दूसरा कितना, एक पी का ऑर्बिटल है, 2 ही पार्टिसिपेट कर रहे, इसमें कितने हैं, 3। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एक एस का, एस तो एक ही है, उसका डब्बा तो एक ही बताया था ना आपको, पी के अंदर 3 होते हैं, तो जब तक अपन फिल करते जाएंगे, तो sp2, इसके अंदर कितने हैं, 4। तो देखो एक एस का और पी के 3, इसका मतलब पी के तीनों ऑर्बिटल्स काम आ चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। अब देखो यदि 5 लिखा हुआ है तो इसमें क्या लिखेंगे हम, sp3 और d, क्या लिखेंगे, sp3d। अब d के अंदर आपको बताए थे कि 5 डब्बे होते हैं, बोले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, एक डब्बे में 2 जाएगा, 5 में कितने जाएंगे, 10 जाएंगे। क्लियर है, तो ये हो गया sp3d। और 6 में क्या होता है, sp3d2, और 7 में क्या होगा, sp3d3। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो sp बनेंगे, 3 बनेंगे तो sp2, 4 sp3, 3 और 1 4, 5 है तो sp3, p कंप्लीट हो चुका तो d पार्टिसिपेट करेगा। 6 में क्या होगा कि 3 p के, 2 d के, 1 s का, और साथ में sp3d3। क्लियर है,
अब यहाँ पे इस चीज को समझिएगा आप लोग कि सबसे ज्यादा यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना, तो इसका शेप पूछा जाता है कि इसका शेप कैसा होगा, या उसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे या फिर बॉन्ड पेयर कितने होंगे। आपको पहले ही चीजें क्लियर कर दी है कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री है वो बॉन्ड पेयर डिसाइड करता है, लोन पेयर कभी नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है। प्लस एक साइड क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ लोन पेयर। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है। ये देखिए एसपी कितनों ने पार्टिसिपेट किया, 2 ने। ठीक है, इसका मतलब लोन पेयर कितने होंगे, यहाँ पे 2 है एटलीस्ट, तो 2 लोन पेयर है। और यहाँ पे ये कितने, 2 है ना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 0 लोन पेयर। क्या लिखेंगे, 0 लोन। इसके अंदर देखिए कि पी कितने हैं, 2 है। ठीक है, अपने को यही ध्यान रखना, टोटल कितने हैं, 3 ने पार्टिसिपेट किया तो मैक्सिमम 3। ठीक है, और लोन पेयर 0। दूसरे के अंदर जितनी बार पी है ना उतनी बार उसको कम करते जाएंगे। देखो 2 बार पी है ना, तो अपन ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 1। ये भी इनका जो टोटल है ना वो 3 ही आना चाहिए। किसके अंदर, sp2 के अंदर। अब देखो sp3 है, sp3 में टोटल कितने, 3 और 1 4। तो यहां से शुरू करो, 4 प्लस 0 कितना हो गए, 4। अब इस ये कितने जाएंगे नीचे, 3 बार जाएंगे क्योंकि पी के 3 है। तो देखो 3 प्लस 1, ये भी 4 ही हुआ। अब इसके अंदर कितनी बार जाना, अपने को 3 बार जाना, तो अपने को एडिशन टोटल कितना करना, 4 ही करना। तो 0, 4 प्लस 0 भी 4 ही होते, 3 प्लस 1 भी 4 ही होते। तो मैं इसको क्या कर दूं, 2 प्लस 2। तो देखो 2 3 4, सबका एडिशन सेम। तो ये इसका क्या है, बॉन्ड पेयर। ये क्या है, इसका लोन पेयर। अब देखिए इसमें टोटल कितने, पी भी है डी भी है। ओके, कितने हुए, 4। ये 4 है ना, तो 4 बार जाएंगे, पर मैक्सिमम कितने, 5। तो यहां से 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 4 3 2। तो कितने हो गए, 3 और 1 4, 1 2 3 4। अब इसका मैक्सिमम कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 ही होंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर कितना जोड़े, इसके अंदर तो 5 लाएंगे तो 0 जोड़ेंगे, इसके अंदर इसको 5 बनाना तो 1 जोड़ेंगे, इसके अंदर 5 बनाना है तो 2 जोड़ेंगे, इसके अंदर 5 बनाना है तो 3। क्लियर है? अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। कितने पार्टिसिपेट करे, 6। 3 2 5 और 1 s का 6। तो अब स्टार्ट कहां से होगा, 6 से। 6 लिख दो, 6 7, तो यहां लिख दीजिए 7। ठीक है, प्लस और इसके अंदर क्या करेंगे, 0, मैक्सिमम तो 7 ही है, और एक इसके अंदर करेंगे 6 प्लस 1। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा किसके बने, देखो 1 2 3 4, sp3d के सबसे ज्यादा बने, कितनी संख्या में बने, 4 में। अब वापस चीजें समझा रही हूँ, वापस चीजें एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। sp ऑर्बिटल है, ठीक है, कितने हैं टोटल, कितनों ने पार्टिसिपेट किया, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, 2 ने। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 2। मैंने कहा पहले ही बोला था इंटरमिक्स होने के लिए एटलीस्ट 2 का होना जरूरी है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया, 0। अब तो देखिए कहां से स्टार्ट करना, 3 से। 3 प्लस 0, 2 प्लस 1। क्लियर है? इसी तरह से ये sp3 का है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट कितने ने किया, 4 ने। तो देखो 4 प्लस 0, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, टोटल एडिशन तो 4 ही हुआ। इसी तरह से आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल, ये पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के अंदर ये sp ऑर्बिटल है, ठीक है। एक s ने पार्टिसिपेट किया, ये s ऑर्बिटल ऐसा होता है स्फेरिकल, और p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है। तो इसका मतलब ये कैसे होता है, 180 डिग्री के एंगल पे। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है sp का, वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए sp2 के अंदर, sp2 के अंदर, sp2 के अंदर इनका होगा 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp2 का 120 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए sp3, इसका आपको तीनों का याद रखना है। वहां पे तो सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि sp2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि 120 डिग्री।
बॉन्ड एंगल, क्लियर है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, sp3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल बहुत मैटर करता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर तीनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग दे रखा है, तो अपने को ध्यान रखना है। देखो यदि ये 4+0, 3+1 और 2+2, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका है 109 डिग्री 28 मिनट। ये वाला तो है इसका 4 वाले का, और 3 वाले का है 107, और ये इसका है 104 डिग्री समथिंग, ऐसा कुछ है। sp3 का स्पेशली तीनों का याद रखना है, ठीक है। और ये है sp3d, किसका है, sp3d। इसका बॉन्ड एंगल sp3d के अंदर आपको बॉन्ड एंगल याद रखना, ये पूरे का ऐसे याद रखना 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ये दो मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। एक 90 प्लस 120 डिग्री, दो इसके अंदर बॉन्ड एंगल है, दोनों के साथ ही है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इस तरह का है, क्लियर है। और उसके बाद में sp3d2 के अंदर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, क्लियर है। आपको 90 डिग्री याद रखना है sp3d2 का, और sp3d2 का होता है 90 डिग्री प्लस 72 डिग्री, ये ध्यान में रखना है, क्लियर है। 180 sp का और sp2 का 120 डिग्री, sp3 के अंदर तीनों का आपको ध्यान में रखना है कि ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे। तो ये देखिए 109 डिग्री, 160 डिग्री, 104 डिग्री, और sp3d के अंदर 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, और सिर्फ sp3d2 के अंदर 90 डिग्री, और sp3d3 के अंदर 90 डिग्री प्लस 72। अब देखिए मेन इसके अंदर इसका शेप को देखो, इसका शेप कैसा होगा। पहले के अंदर तो शेप होगा लीनियर, बिल्कुल एक सीधी लाइन के अंदर है लीनियर, जिसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर। इसके अंदर देखो सबका जो बॉन्ड पेयर है ना उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो फर्स्ट वाले का देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाले का जो होगा मतलब यदि 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो तो उसका शेप कैसे होगा, इसका शेप होगा आपको ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और यदि जिसका बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 हो तो उसका शेप कैसे होगा, उसका शेप होगा वी शेप का, कैसे शेप का, वी शेप का। अब देखो ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे बनेगा, मैं इधर बनाती हूं, ये इस तरह से बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। वी शेप तो ये ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। अब देखिए sp3 के अंदर यदि बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0 हो ना तो उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसका जो देखो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ऐसे जैसे ये देखिए टेट्राहेड्रल, इस तरह का ये सेंट्रल एटम यहां जाएगा, ये साइड एटम, ये होता है टेट्राहेड्रल। सेकंड होता है पायरामिडल, कैसा होता है, पायरामिडल। और इसका शेप देखिए, इसका शेप होगा कितने, 3 बॉन्ड पेयर, ओके, और 1 लोन पेयर, ये इस तरह से बनेगा। ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसके अंदर भी ये लोन पेयर है बच्चों, ये इसको मैंने बताया नहीं, ये लोन पेयर है, ठीक है। और इसका तीसरा जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही क्या है, लोन पेयर है, तो इसका शेप जो होगा वी शेप का। लेकिन इसके पास बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने होंगे, इसके पास लोन पेयर होंगे 2, तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये उल्टा वी करके और इस तरह से, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कि sp3d इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो इसका शेप कैसे बनेगा, देखिए आप कि इसका शेप बनाएंगे हम फर्स्ट का ट्राइगोनल बाई
पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये ट्राइंगल बना दिया इस तरह से, और ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये फर्स्ट का है। सेकंड का देखो, फर्स्ट के अंदर देखो लोन पेयर कुछ नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, तो इसका शेप कैसे बनेगा? इसको बोलेंगे शीशा। ये देखो, और इसको के शेप भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? के शेप। उधर लिख देती हूं मैं। ये यहाँ पे इसका लोन पेयर होता है, जैसे शीशा, मैं तुम्हें देख रही हूं, है ना? तो देखो ऐसे बन रहा है ना, के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये देखो, इसको शीशा शेप भी बोलते हैं और इसको के शेप भी बोलते हैं। के शेप भी बोला जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? एक ही लोन पेयर है और सारे क्या है? ये बॉन्ड पेयर है। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। तो इसका शेप देखिए आप लोग, इस शेप को बोलते हैं टी शेप। कौन सा शेप? टी शेप। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर जैसे टी का जैसे शेप होता है ना, टी, वैसे। तो टी कैसे होगा? ऐसे। ये देखिए, इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 2। ये जो है जुड़े हुए हैं वो क्या है? बॉन्ड पेयर। आपको पहले ही चीज बता दी थी कि जो लोन पेयर होता है वो ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता। इसका मतलब ये ऐसे बनाया हुआ है, एक्चुअल में ये इसकी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये कैसा हो गया? के शेप, और ये कैसा हो गया? टी शेप। मतलब आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिड बना लेना, फिर उसके बाद सी शेप, उसके बाद में टी शेप। लास्ट के अंदर क्या है? लास्ट के अंदर ये बता रहा है कि लीनियर शेप होगा। ये 4th नंबर का है, वो मैं इधर बना दूं या क्या करूंगी? ऐसे यहां लिख देती हूँ। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देखो ऐसे ही बनाना है। क्लियर है? और उसके बाद में एक सीधी लाइन। इसका मतलब यहाँ पे कितने लोन पेयर? 1, ये 2 और ये 3। देखो ये सीधी लाइन बनी है, तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा? लीनियर। ये कैसा होगा? लीनियर। ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि sp3d के अंदर पहला है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दूसरा है शीशा शेप जिसको के शेप भी बोला जाता है, और तीसरे नंबर पे है टी शेप। जैसे टी होता है, ये उल्टा टी है, इस तरह से ना। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट टी मिलेगा, ये इस तरह से, मतलब सोरा है टी, इस ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। और ये कैसा है? एक सीधी लाइन में है, दैट मीन्स ये लीनियर शेप का है। तो sp3d के अंदर सबसे ज्यादा शेप है, देखिए आप, 1 2 3 4। तो इसका मतलब और जितने भी बॉन्ड बना रहे हैं ना, जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक भी लोन पेयर नहीं किया, दैट मीन्स सारे के सारे क्या है? बॉन्ड पेयर। तो बिल्कुल सही है, पहले वाले में सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, इसलिए उसका शेप कैसा हो गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आप लोग यहां से उतार लीजिए ये पूरा, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है sp3d2 का और sp3d3 का, मैं इसको मिटा के और यहां लिख देती हूँ। तो आप इसको उतारिएगा फटाक से। किसकी कर रहे हैं? sp3d2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, sp3d2 के अंदर कितने स्ट्रक्चर है? sp3d2 के अंदर कितने स्ट्रक्चर है? कि 3 स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला जो है जिसके अंदर लोन पेयर नहीं है, फर्स्ट वाला जिसका नाम है, नाम होगा ओक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री होगी वो देखिए इस तरह की होगी, कैसे? ऐसे। ठीक है, ये ओक्टाहेड्रल है। कितने जुड़े हुए हैं? 6। देखो 6 बॉन्ड पेयर है, तो 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर इसके अंदर देखिए, इसमें बोला कि 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल। और उसका शेप देखो, जो आपके ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री है ना, उसके अंदर 1 लोन पेयर लगा दो, इसको बोलेंगे ऑक्टा, सॉरी, स्क्वायर पिरामिडल।
1 2 3 4 5, बस यहाँ स्माइल वाला लगा देना। ये है, इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, थर्ड बोल रहा है कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, 2। तो इसका होगा स्क्वायर प्लेनर। इसका नाम, इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर के अंदर आपको क्या करना है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल बना है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पे लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब एक साथ तीनों को बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि हुआ कैसे। ये तीन, कितनी ज्योमेट्री होगी इसकी, 3। एक ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बिल्कुल कुछ नहीं, बस 6 बना दो इसके अंदर बॉन्ड। ठीक है, ये सेंट्रल एटम आ जाएगा यहाँ पे। दूसरे में क्या होगा, दूसरे के अंदर एक लोन पेयर आएगा, तो एक लोन पेयर आएगा तो ये लोन पेयर आ गए और ये 5। थर्ड में क्या होगा कि 2 लोन पेयर आएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। और इसका क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। बस ये 3 स्ट्रक्चर है sp3d2 के। क्लियर है? अब लास्ट में हम पढ़ रहे हैं sp3d3। sp3d3 के अंदर जो शेप होगा ना वो इस तरह से होगा। देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 7, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 0। तो इस पहले का जो शेप होगा वो होगा पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल जो कैसे शेप बनेगा, देखिए इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने, पहले ऐसे जोमड़ी बना दो पेंटागोनल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ सेंट्रल एटम होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर। ठीक है, और सेकंड इसके अंदर क्या होगा, 2 स्ट्रक्चर है sp3d3 के अंदर। जो सेकंड है उसके अंदर ये बोल रहा है कि बॉन्ड पेयर 6 होंगे, लोन पेयर 1 होगा। तो उसका नाम होगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया और आपको बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये हाइब्रिडाइजेशन तो नॉर्मल है, इजी निकालना। शेप याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको अभी रिवाइज भी कर दूंगी, पर मैं सारे शेप एक बार सारे बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि उस शेप के अंदर वो पर्टिकुलर एटम किस तरह से अरेंज होंगे। क्लियर है? तो सेकंड जो इसका शेप होगा उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो कुछ नहीं, ये जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है ना, सेम ऐसा बना दीजिए और उसके अंदर एक लोन पेयर कर दीजिए। ये देखो, ये झोंपड़ी बना दी, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 था। तो यहाँ पे एक्चुअल में आप क्या बना दो, लोन पेयर बना दो। ये इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये सारी चीजें मैंने एक साथ आपको लिखवा दी है। इसके अंदर आपको बॉन्ड एंगल ध्यान में रखना है बिल्कुल कि बॉन्ड एंगल कितना है या कितने इसके अंदर स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं एक साथ सबको रिवाइज करवा रही हूँ, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इजी है, आप कर सकते हो। आपको देखो, फर्स्ट के अंदर sp, ठीक है, sp के अंदर एक ही शेप होगा। ठीक है, सेकंड है sp2। ठीक है, sp2 के अंदर आपको 2 शेप मिलेंगे, एक ट्राइगोनल प्लेनर और फर्स्ट, और सेकंड शेप आपको मिलेगा वी शेप। ठीक है, और उसके अंदर एक लोन पेयर होगा। थर्ड होगा sp3। sp3 के अंदर आपको कितने शेप मिलेंगे, 3। कौन कौन से, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है जिसके अंदर जो लोन पेयर होगा 0 होगा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। सेकंड बनेगा इसके अंदर पिरामिडल, इस तरह से बनेगा ये। क्लियर है? और थर्ड जो बनेगा वो बनेगा आपको वी शेप, जिसके अंदर 2 लोन पेयर होंगे। क्लियर है? फोर्थ है आपका sp3d। इसके अंदर सबसे ज्यादा शेप है। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट शेप है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है? सेकंड है इसके अंदर टी शेप या शीशा शेप,
कैसा है, शीशा शेप, जिसके अंदर एक लोन पेयर है। थर्ड के अंदर देखिए इसके अंदर कैसा होगा, ये होगा टी शेप का। कैसा होगा, टी शेप का। क्लियर है, जिसके अंदर दो लोन पेयर होंगे। और फोर्थ इसके अंदर कैसा शेप होगा, फोर्थ इसके अंदर बस सिंपल सा है, लीनियर शेप होंगे, जिसके अंदर तीन लोन पेयर होंगे। क्लियर है। और एक स्ट्रक्चर यहां ऊपर बना देती हूं, इधर बना ही देती हूं ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं हो। sp3d हो गए, ये sp3d2 के अंदर, इसके अंदर कितने होंगे, एक तो होगा ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, ऑक्टाहेड्रल फर्स्ट ये होगा। सेकंड है इसके अंदर स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल के अंदर आपको शेप कैसे मिलेगा, एक लोन पेयर मिलेगा। ठीक है, यहाँ सेंट्रल एटम आएगा। और थर्ड के अंदर ये क्या कैसे बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर, जिसके अंदर कितने लोन पेयर होंगे बच्चों, दो। क्लियर है। और लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, जिसके अंदर कैसे शेप मिलेंगे, आपको दो शेप मिलेंगे। एक तो होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, 1 2 3 4 5, और एक ऐसे। फिर ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, एक शेप ये। सेकंड इसके अंदर होगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसके अंदर एक लोन पेयर, कुछ नहीं, आप झोंपड़ी बना दो सीधा ही, 1 2 3 4 5, और एक लोन पेयर ऐसे बड़ा सा बना दो। ये आपके सारे स्ट्रक्चर हो गए। देखो वापस रिवाइज करवा रही हूँ, एसपी के अंदर सिर्फ एक ही शेप होता है, लीनियर। sp2 के अंदर दो शेप होते हैं, एक ट्राइगोनल प्लेनर और एक वी शेप। sp3 के अंदर तीन शेप मिलेंगे आपको, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल और वी शेप। क्लियर है। sp3d के अंदर बहुत सारे शेप है, इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उसके बाद में ये के शेप बोलते हैं, चाहे सी शा शेप बोलते हैं, ये टी शेप है, और ये लीनियर है। sp3d2 के अंदर आपको मिलेगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये है स्क्वायर पिरामिडल, ये है स्क्वायर प्लेनर, और ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और ये है आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब सबका अपन एग्जांपल करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, ये इतने से शेप आप 2-4 बार रिवाइज करोगे ना, तो एटलीस्ट आपको आ जाएंगे। शेप याद होगा तो किसी का भी लोन पेयर पूछो, किसी का भी बॉन्ड पेयर पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि BeCl2, यदि पूछे BeCl2, ठीक है, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब हमें पता है कि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम कैसा होता है, एल्काइली अर्थ मेटल होता है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, यही हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला लिखवाया था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन है, जो अकेला है, कौन है, बेरिलियम। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्लस साइड एटम, साइड एटम कितने, 2 है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं देखने हैं, नंबर ऑफ साइड एटम कितने हो गए, 2। कोई चार्ज है नहीं, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2 2 4, 4 को 2 से करोगे तो 2, और ये 2 आए, इसका मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले, तो एक ही पॉसिबल है sp। कैसा शेप होगा इसका, sp। इसका मतलब sp में कैसा होता है, लीनियर, बिल्कुल लीनियर होता है। देखिए ये लीनियर शेप है sp। क्लियर है, ये BeCl2। अब सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल करते हैं हम, सेकंड एग्जांपल करते हैं BF3। अब देखिए BF3 कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन है। ये होता है सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, या फिर कोई चार्ज है वो लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाई 2। तो बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। ओके, नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं, 3 है, डिवाइडेड बाई 2 कितने हुए, 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो इस कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, 3 ने। तो क्या होगा, एक s का होगा, 2 p का होगा, sp2। अब sp2 के अंदर दो तरह के शेप है, एक तो है स्क्वायर सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर, एक होता है वी शेप। तो कौन सा करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर को करेंगे या फिर वी शेप को करेंगे। तो देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोरोन के पास में 3 है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ये बोरोन है। ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, साइड एटम कितने हैं, 3 है, हमने लिख दिया 3। अब इसकी देखो ज्योमेट्री बनाए, ये कैसी बनी,
ये ट्राइगोनल प्लेनर। तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, देखो कोई लोन पेयर है क्या, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तीनों से इसने बॉन्ड बना दिया, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स उसके पास कोई भी क्या नहीं है, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर है। अब देखो थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल ले लिया हमने CH4 मीथेन का, ठीक है। मीथेन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के, सारी चीजें अभी मैंने बताई। वैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक मैंने अलग से एक वीडियो डाला है, उसके अंदर पूरा बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से देखा जाता है। एक बार आप वो देखिए ताकि आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी दिक्कत नहीं आए। CH4 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होंगे, 4 है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ साइड एटम कितने, 4 है। कोई चार्ज है ऊपर, नहीं। डिवाइडेड बाई 2 कितने हुए, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। अब कितनों ने पार्टिसिपेट किया, 4 ने, इसका मतलब एक S का होगा और 3 P के होंगे। आपको पहली चीजें बता दी थी, sp3। अब sp3 के अंदर दिक्कत यह है कि शेप 3 तरह के। अब CH4 का शेप को कैसा होगा, देखो इसके पास में आपको बताया था कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, कहने का मतलब है 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि उसके पास में बॉन्ड पेयर कितने, 4। तो पॉसिबल कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। देखो ये कार्बन सेंट्रल एटम, इससे कितने जुड़े हुए हाइड्रोजन, 4, 1 2 3 और ये 4। अब इसको सबको जोड़ दो, क्या शेप बनता है देखिए, यही तो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड ही ज्योमेट्री तय करता है, क्लियर है। ये CH4 बोले तो टेट्राहेड्रल, क्लियर है। सेकंड देखिए, हम एग्जांपल बात करते हैं NH3 की। अब NH3 का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो NH3 कार्बन, कार्बन के बाद में कौन आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ठीक है। हमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए 5। नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं बच्चों, 3 डिवाइडेड, कोई चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो वही 8 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए, ये हो गए 8, 4। 4 से हमें यही पता है कि sp3 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 p के 1 s का, क्लियर है। लेकिन अब इसके अंदर 2 ज्योमेट्री है, 3 ज्योमेट्री है, तो कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। अब अपने को सीधी सी चीज क्लियर है कि भाई नाइट्रोजन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। कितनों ने बॉन्ड बना लिया, 3। पीछे कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन से कितने पेयर बने, एक ही तो पेयर बनेगा। तो इसका मतलब इसके पास कितने लोन पेयर है, एक ही तो लोन पेयर है। तो इसका शेप कैसे हो सकता है, देखो ये नाइट्रोजन कितने से बॉन्ड बनाया, 3 से। कौन है, हाइड्रोजन, 1 2 3। अब इस बेचारे के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 5 है, जिसमें 3 बॉन्ड बना दिया, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोन पेयर। तो ये कौन सी ज्योमेट्री दिखा रहा है, ये ज्योमेट्री दिखा रहा है कौन सी, पायरामिडल, ये वाली ज्योमेट्री। क्वेश्चन वहां से नहीं आता कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये बहुत पुरानी चीज हो गई है। अब ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी है, और इसके अंदर लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करता है, वो उसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब ही करता है। ज्योमेट्री को कौन मेंटेन करता है, सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। थर्ड देखिए, मैं सबसे इजी H2O पानी, ठीक है। इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कौन है सेंट्रल एटम, हमेशा ऐसे आदत पड़ी हुई लेफ्ट वाला है ना, तो सीधा हाइड्रोजन लिखते नहीं। जो अकेला है वो सेंट्रल एटम है, तो अकेला कौन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन तो देखो 2 है ना। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितने हुए, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितने हुए, 4। अब ये तो समझ में आ गया ये sp3 है। अब sp3 के अंदर वही पंगा है कि भाई टेट्राहेड्रल करें, पायरामिडल करें या फिर वी शेप करें। अब इतना सा कॉमन सेंस लगाइए आप कि ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, कितनों ने पार्टिसिपेट कर लिया, 2 ने। पीछे कितने बच्चे, 4। लोन पेयर 2, 4 इलेक्ट्रॉन से पेयर कितने हुए, 2। तो इसका शेप कैसे हो गया, इसका शेप ये हो गया ऑक्सीजन। इसके पास कितने से जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन जुड़े, इसके पास 2 तो बॉन्ड बना दिया, ये मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है। एक्स्ट्रा कितने बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 पेयर। ये देखो स्माइल कर रहा है H2O,
क्लियर है? तो इसका मतलब H2O की ज्योमेट्री कैसी होगी? H2O की ज्योमेट्री होगी वी शेप। अमोनिया की ज्योमेट्री कैसी होगी? अमोनिया की होगी आपको पिरामिडल। CH4 की ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन बॉन्ड पेयर अलग है, लोन पेयर अलग है, ज्योमेट्री अलग है, बस यही मराएगा वो। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं sp3d की। sp3d के अंदर सबसे पहली बात करेंगे हम PCl5 की, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस किसके कौन से ग्रुप में आता है? नाइट्रोजन। नाना, पाटेकर और सनिक सब भिखारी। तो नाना बोले तो अपने नाना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो उसी खानदान का है, उसी ग्रुप का है, तो उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। नंबर ऑफ साइड एटम कितने? 5, लिख दिया 5 डिवाइडेड बाई 2, कितने हो गए? 5 5 10, 10 बट्टा 2 कितना हो गए बच्चों? 5। 5 हुआ तो एक एस का, पी 3 पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक डी का, sp3d। अब देखो sp3d वाले तो मतलब पूरे ही ऐसे है, कंपटीशन के अंदर है। कितनी ज्योमेट्री सबसे ज्यादा? देखो ज्योमेट्री इसकी 1 2 3 4। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में ये ज्योमेट्री ये वाली है या ये वाली? सीधा सा इतना सा कॉमन सेंस लगाना कि sp3d सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल अलग है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो sp3d3 वाला ये वाला है, ठीक है? ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरह का शेप बना दिया। यहाँ लिख दीजिए भी सेंट्रल कौन है? सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। ओके, साइड एटम कितने जुड़े हुए? क्लोरीन 5 है, 1 2 3 4 5, बस। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बेचारे के पास 5 ही थे, है ना? मतलब कमाने वाले भी 5, खाने वाले भी 5, बराबर, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कम नहीं। दैट मीन्स इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इस तरह से उनके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो इसका शेप कैसा हो गया? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। मैं इसको यहां से मिटा रही हूं, आप लोग लिखिएगा इसको। एग्जाम्पल दे रहे हैं SF4। सल्फर कहाँ आता है बच्चों? सल्फर आपको बताया था ऑक्सीजन वाली फैमिली में होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, है ना, टेलुरियम, पोलोनियम। तो एस सल्फर वाली, सल्फर जो ऑक्सीजन फैमिली के है, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप के अंदर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे? आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे 6, ठीक है? आप तो बस इतना से यूं ध्यान रखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इस तरह से याद रखो। बोरोन कैसे बन रहा है? 3 से तो बन रहा है, ये 3, फिर बढ़ाते जाओ 5 6 7 8। अब ये कहाँ पे आता है? ये सल्फर देखो यहाँ पे आता है, वही स्टाइल से टिपो बताया था। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन का आपको फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या बोलता है? जो भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है, ठीक है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने, ले लिए, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम। फ्लोरीन के पास में कितने हैं? 4 है, लिख दिया 4। कोई चार्ज है क्या बच्चों? नहीं, डिवाइडेड बाई 2, 10, 10 का आधा 5। 5 में क्या हो सकता है कि एक एस का, 3 पी के मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, और एक डी का, 3 4 5 होगा तो sp3d। तो आप सबसे पहले क्या करो? ये वाला स्ट्रक्चर बना दो सीधा सा, 1 2 3 4 5। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर, बना दिया। अब सबसे पहले आप ऐसे करो कि सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, जुड़ने वाले कितने? 4। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा लोन, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बोले तो एक लोन पेयर है। तो हम लोगों ने जब इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, तो देखो हमने ये बोला कि भी एक लोन पेयर है, इस वाली पोजीशन पे हमने रख दिया। अब देखो इसको, यदि एक्चुअल में ये एस इस तरह से आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे कौन आया? फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। अब देखो ये कैसा बना शेप? ये ऐसे बना ना, क्योंकि ये तो उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करता, क्योंकि लोन पेयर है। तो एक्चुअल में यदि उनको सबको मैं मिटा दूं, देखो ये लाइन को, ये सब लाइन को मैं मिटा देती हूँ, क्योंकि ये तो अपने को पता होना चाहिए लोन पेयर। ये कैसा बना? देखो ये के शेप बना, कि के शेप या शीशा शेप, मैं तुम्हें देख रहा हूं, शीशा, ये के शेप है।
तो इसका जो शेप होगा वो शीशा या फिर के शेप होगा, SF4 का। क्लियर है? तो इसको हमने इस तरह से बना दिया था कि भाई यहाँ लोन पेयर है। तो हो गए 2 और 2 4, एक लोन पेयर बचा। यहां से ही डायरेक्ट समझ में आ जाता है, यदि आपको ज्योमेट्री याद है ना, तो लोन पेयर तो डायरेक्ट यहीं से क्लिक हो जाएगा कि इतने से ये जुड़ा है, इतने बचे हैं, जितने बचे हैं उनका पेयर बना लो, वो लोन पेयर हो गए। ClF3 सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? क्लोरीन। उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। ओके, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपको बोला था फिर कल बार आएगी आंटी, कौन है? हेलोजन फैमिली है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 है। मैंने लिख दिया 7। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। कितने जुड़े हुए? 3 जुड़े हुए। मतलब नंबर ऑफ साइड एटम कितने हुए? 3। कोई चार्ज है क्या? नहीं, कुछ नहीं। डिवाइडेड बाई 2 कितने हुए? 10। 10 का डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गए 5। इसे ये समझ में आ गया, 3 पी के 1 एस का और ये 1 डी का। पहले ऐसा कैसा शेप बना लीजिए। sp3d आते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भी शेप तो कुछ ऐसा होगा और अपने को यहीं डिसाइड करना है। ठीक है, ये सीधा है। अरे यार ये सीधा है, क्यों ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है? मैं इसको सीधा करना चाहती हूँ, ये टेढ़ा बनना चाहता है। जमाना ही ऐसा है, इसका क्या गलती है? ठीक है, अब देखिए वैलेंस सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम है क्लोरीन। हमने लिख दिया क्लोरीन। क्लियर है? कितने जुड़े हुए? 3 जुड़े हुए हैं। तो 3 में देखो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। अब देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। कितनों से बॉन्ड बना लिया? 3 ने। कितने बचे पीछे? 4। कितने लोन पेयर हुए? 2, है ना? तो यहाँ पे बना दो लोन पेयर। ये अपने को शेप याद रखना है कि पहले वाले में जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगा, सेकंड वाला जो होगा वो के शेप या सी शार्प शेप होंगे, और थर्ड शेप होगा वो टी शेप होगा। तो देखो ये टी शेप बना, ये मैंने थोड़ा सा ऐसे तिरछा बना दिया है, वैसे एक्चुअल में ये ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा। तो देखो आपको ये बताया था कि ये ज्योमेट्री तय नहीं करते, इसका मतलब ये देखो ऐसा टी बना हुआ ना, ये सोया हुआ टी, यही क्या है? इसकी ज्योमेट्री है। तो इसको टी शेप बोला जाता है। बोले तो ClF3 की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी बच्चों? ये टी शेप की, ये वाली होगी। तो पहले वाले का जो था इसकी ज्योमेट्री ये होगी। इसके पास 2 लोन पेयर है, बिल्कुल 2 लोन पेयर है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं XeF2 का। किसका? XeF2 जिनोन का। अब देखो जिनोन कौन सी ग्रुप का मेंबर है? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये है नोबल गैसेस का। हेमा ने अर्जुन की जिंदगी रंग दी, बताया था आपको। तो Xe जो है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैसेस है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब 8 पूरे हैं। 8। तो जिनोन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, क्योंकि सेंट्रल एटम है। ओके, कितने जुड़े हुए? नंबर ऑफ साइड एटम कितने? 2 है। ओके, डिवाइडेड बाई 2, 10, 10 का आधा 5, बोले तो ये हो गया sp3d। अब sp3d है। अब यहां से देखें तो जिनोन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितनों ने बॉन्ड बना लिया? 2 ने। तो 8 में से 2 गए, माइनस हो गए, तो कितने पीछे बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 का कितना जोड़ा बनेगा? 3 जोड़े बनेंगे। तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कितने होंगे बच्चों? इनके पास लोन पेयर होंगे 3। तो इसका देखो पहले तो अपने को ये ज्योमेट्री बना लेनी, हंसते हंसते खुशी खुशी, फिर जो आपको दिख रहा है वैसे का वैसा चिपका दीजिए। क्लियर है? पहले यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? Xe है ना। कितने जुड़े हुए हैं? 2, फ्लोरीन और फ्लोरीन। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोले तो 3 जोड़े, 3 लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर। तो देखो आपको बताया था कि लोन पेयर ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करते। दैट मीन्स ये कैसा बना? ये तो ऐसा सीधा है ना, तो ये कौन सा शेप हो गया? ये लीनियर शेप। ये देखिए ये वाला शेप है, इसको लीनियर शेप कहा जाता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, लेकिन इसका शेप कैसा हो गया? लीनियर। क्लियर है? और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ये देखिए आप I3-, इसका कई बार पूछा जाता है और उसके अंदर बच्चे ये सोचते हैं कि भैया
अब साइड एटम किसको माने और सेंट्रल एटम किसको समझे, क्योंकि ये तो I3 है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके टुकड़े करने, कैसे, I2 माइनस, अब देखो आयोडीन तो कितने हैं, आयोडीन तो 3 ही है ना, अभी भी तो 3 ही है, इसका मतलब एक को सेंट्रल एटम बना दो, 2 को साइड एटम बना दो, ठीक है। ऊपर चार्ज -1 था, मैंने -1 कर दिया, क्लियर है। अब अपना हाइब्रिडाइजेशन पहले सबसे पहले निकालिए। आयोडीन है, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि ये तो हेलोजन वाला है, तो हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, मैंने लिख दिया 7, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम कितने हो गए, 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसके ऊपर चार्ज आया है, अब ये याद रखना है, यदि चार्ज ऊपर प्लस में है ना, जब हाइब्रिडाइजेशन करो ना उसको जोड़ दो, और यदि ऊपर प्लस है तो इधर घटा दो, तो इधर ऊपर माइनस है, उल्टा चलता है, ऊपर माइनस है ना, कितना माइनस है, 1 ही तो है, तो यहाँ लिख देंगे +1 डिवाइडेड बाई 2, कितने हो गए 8 9 और 1 10, 10 बोले तो 5, 5 बोले तो sp3d, ये हो गया। अब इसका शेप कैसे होगा, देखो सबसे पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना दीजिए, ऐसे बना दिया। सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन, साइड एटम कितने हैं, 2, मैंने लिख दिया यहाँ पे आयोडीन। ये कैसा शेप बन गया बच्चों, ये कैसा शेप बन गया, ये शेप बन गया लीनियर। ये कई बार पूछा जाता है, इस तरह से आपको टुकड़ा नहीं मिलेगा, आपको खुद को दिमाग में रखना है कि एक आयोडीन को तो सेंट्रल एटम बना दो, दूसरे को साइड एटम, ठीक है। ये लीनियर शेप है, कैसा शेप है, लीनियर, ये शेप है, क्लियर है। आप इसको उतारिएगा। 6 कौन सा है, SF6, सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन वाली फैमिली में, OA स्टाइल से टिपो। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, लिख दिया। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, ठीक है, लिख दिया 6, साइड एटम कितने 6, कोई चार्ज है क्या ऊपर, नहीं, डिवाइडेड बाई 2, कितने हुए 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गए 6, तो क्या बन गया, एक S का, 3 P के, और D के कितने 2, 3 2 5 और 1 6 हो गए, ठीक है। हमें पता है sp3d2 के अंदर ऑक्टाहेड्रल वाली ज्योमेट्री बना दो सबसे पहले, तो ये काम करो, ऐसे बनाइए, ऑक्टाहेड्रल के अंदर इस तरह से बना लीजिए। अब देखो बेचारे सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6, कमाने वाले भी 6, खाने वाले भी 6, मतलब बराबर, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे बना दीजिए सल्फर, कितने साइड एटम 6, 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, ये वाला, इसका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ये ज्योमेट्री होगी, क्लियर है। SF6 की ज्योमेट्री ये होगी, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट है XeOF4। F4 में क्या होता है, देखो सेंट्रल एटम कौन, 2 है, ऑक्सीजन भी है और कौन है, यहाँ पे Xe भी है, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो बाइवेलेंट होता है या जो ट्राइवेलेंट होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते। तो देखिए उसको काउंट नहीं करते। जिनोन है, जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8 है, प्लस देखो स्पेशली ध्यान रखना कि जैसे जो भी बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट होता है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं होता। मतलब ऑक्सीजन तो देखते ही डायरेक्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन से ही आता है, ठीक है, ऑक्सीजन बीच में चिपका देंगे तो आपको कुछ नहीं सोचना, वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं, क्लियर है। तो देखिए ये साइड एटम कितने हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, इसको नहीं काउंट करना, साइड एटम में किसी में काउंट नहीं करना। ये F कितने 4 है, डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए 12, 12 का डिवाइडेड बाई करेंगे 2 तो 6 हो जाएगा, 6 बोले तो sp3d2, 3 2 5 और 1 6। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी इसको समझिएगा। सबसे पहले तो आप इस तरह से बना दीजिए Xe, ओके 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, कितने जुड़े हुए इधर देखो, जुड़े हुए कितने, एक तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 4 क्या बने हुए फ्लोरीन जुड़े हुए। तो इसको समझिए, पहले फ्लोरीन को आप सेट कर दीजिए 1 2 3 4, सबसे पहले कॉर्नर को फुल कर दो। अब इसके पास में थे कितने, इसके पास में
थे 8 और कितने जुड़ गए 4, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, 4 फ्लोरीन है, ठीक है, और 4 फ्लोरीन ने ले लिए और 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ये बाईवैलेंट है। ये कैसा है, बाईवैलेंट है। अब देखिए ये चाहे यहाँ बाईवैलेंट बना लो, यहाँ लोन पेयर बना देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने कर दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके पास एक लोन पेयर है, एक्स्ट्रा बच्चा ना ये। वरना तो कितने हो जाते, देखो 5 होते और इसके पास है कितने 8, तो 3 बचते, तो 3 बचते तो उस लोन पेयर को कैसे अरेंज करते, तो वो एक अलग चीज है, उसको अपन काउंट करते या नहीं काउंट। लेकिन अपने को ये पता है ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसके नंबर ऑफ साइड एटम काउंट नहीं होंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्लियर है। तो इसका शेप ये होगा भैया, इसका शेप क्या होगा, इसको बोलेंगे स्क्वायर पायरामिडल। ये शेप एक्चुअल में ये वाला है, इसके अंदर मैंने ये नहीं किया, ये लो, ये शेप है स्क्वायर पायरामिडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे फिर पता है इसको भी जोड़ते 5 करते, यहाँ नंबर ऑफ साइड एटम ऑक्सीजन का ध्यान रखना। और इसी तरह से मैं एक सल्फेट का बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। SO4-2, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। कहां पे आता है सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। अब देखिए, अब यहाँ साइड एटम कौन आ गया, ऑक्सीजन। आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जब इसका हाइब्रिडाइजेशन, तब इसको काउंट नहीं करते, इसका मतलब इसको कोई वैल्यू नहीं देना। चार्ज है ऊपर, हाँ चार्ज है, कितना है 2, -2, तो यहाँ आएगा तो +2 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए 8 डिवाइडेड बाई 2 तो कितने हो गए 4 बोले तो sp3। इसका शेप कैसा होगा बच्चों, इसका होगा sp3। अब देखो सल्फर, मैंने बोला ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है, सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो देखिए 1 2 3 4। अब देखो ऑक्सीजन के पास वैलेंस बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो देखो एक जुड़ गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये है ना, ये शेप एक्चुअल में किसका शेप है, ये है, देखो आप टेट्राहेड्रल का शेप है, इस तरह से बना हुआ, देखो ये टेट्राहेड्रल का। पर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है, इसका तो ध्यान में रख लीजिए कि अपना नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं भूलना है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ही बोल सकते हैं कि जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि रूल तो यही कहता है नंबर ऑफ साइड एटम को आप काउंट करके चार्ज को, जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। लेकिन ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, और बाईवैलेंट होने की वजह से यहाँ पे 6 + 4 + 2, यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते, एक ही वो कहते हैं ना भेड़ चाल शुरू करते हैं तो फिर उसको खत्म नहीं करते, ये ध्यान रखना ऑक्सीजन का, क्लियर है। okay, क्वेश्चन करते हैं XeF4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने जिनोन का 8, साइड एटम कितने 4, कोई चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाई 2 12 का क्या हो गया 6 का sp3d2, सही है ना, sp3d2 6 हो गए। अब हमें नहीं पता कि इसका कैसा शेप होगा, तो सबसे पहले तो आप कुछ नहीं, ये डब्बा बना दो ऐसे ऑक्टाहेड्रल वाला, बना दिया। कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं 4, साइड में सबसे पहले कर दीजिए। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, 4 से जुड़ गए, कितने बचे 2 मतलब 4 बचे ना, तो 4 का क्या हो गया 2 लोन पेयर हो गए ना, यही तो है जोड़े में 1 2 3 4, तो ये शेप बन गया। कौन सा शेप है ये है स्क्वायर प्लेनर, आपको बताया था ये कौन सा शेप है स्क्वायर प्लेनर, तो ये बनाइए आप लोग। नेक्स्ट है IF7, क्या है IF7, सेंट्रल एटम कौन है आयोडीन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हेलोजन है ऑब्वियसली 7 होंगे, साइड एटम कितने 7 है, कोई चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाई 2 कितने हुए 14 का डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए 7, तो इसका क्या बनेगा sp3d3 ही बनेगा, 3 3 6 और 1 7। अब हमें पता है कि sp3d3 के अंदर 2 शेप पॉसिबल है, पहले झोंपड़ी बना दो ये पेंटागोनल वाली, ठीक है, यहाँ पे किसको आयोडीन को चिपका दो 1 2 3 4 5 हो गया, और
6 और 7, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला ही तो है शेप, ये देखो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं पेंटागोनल। 5 है ना, झोंपड़ी वाला, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर ये है। कई बार पूछा जाता है, एक डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहा है, वो करवाती हूँ मैं। देखिए XeF6, XeF6 में जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, साइड एटम 6, कोई चार्ज है नहीं, डिवाइडेड बाई 2, 6 6 12 13 14 14 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया बच्चों 7। 7 का क्या बना, sp3d3, 3 3 6 और 1 7। क्लियर है, यहाँ तक तो हो गया। तो अब अपने को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, जुड़े कितने 6, बाकी कितने रहे 2, जोड़ा कितना बना 1। तो इसका मतलब तो भैया एक ही शेप पॉसिबल है, कौन सा, मतलब sp3d3 के अंदर 2 ही तो शेप है, एक तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल और एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये वाला। क्लियर है, तो इन सब का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो वापस एक बार बता देती हूं कि आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, और प्लस माइनस चार्ज, जो भी आपको चार्ज दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और उसके बाद में ये 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये शेप आपको पता हो जाएंगे। और उसके बाद में मेरे हिसाब से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर दोगे। और ऑक्सीजन का ध्यान रखना, ऑक्सीजन एक बाईवैलेंट एटम है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तब उसके नंबर ऑफ साइड एटम काउंट मत करना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा H2O, H2O, लेकिन देखो H2O के अंदर ये सेंट्रल एटम है, साइड एटम नहीं है। सेंट्रल एटम होता है तब कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाए, कहानी खत्म। लेकिन साइड एटम में यदि ऑक्सीजन आए, जैसे सल्फेट में किया था, तो काउंट नहीं किया था ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब ऑक्सीजन आ जाए एज ए साइड एटम, तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो उसके नंबर काउंट मत किया करो। क्लियर है, तो आज आपके हाइब्रिडाइजेशन का जितना इजी तरीके से हो सकता है वो मैंने करवाया है। इसके अंदर sp के अंदर एक ही शेप पॉसिबल है, sp2 के अंदर 2 है, sp3 के अंदर 3 है, sp3d के अंदर ये 4 है, ठीक है, और sp3d2 के अंदर 3 है, और sp3d3 के अंदर 2 है। सबसे ज्यादा देखो इसके अंदर आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। स्ट्रक्चर बनाओ तो इसके अंदर एक लोन पेयर, देखो एक एक लोन पेयर बढ़ाते जाओ, इसमें कोई लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर, फिर 2 लोन पेयर, फिर 3 लोन पेयर, सबके अंदर यही है। देखो पहले वाले में किसी के अंदर लोन पेयर नहीं मिलेंगे, फिर आपको लोन पेयर बढ़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता। क्लियर है, तो आज आपका ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है विथ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है, पर्टिकुलर उनकी ज्योमेट्री भी पूछ सकता है। क्लियर है,